ओके एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था। कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमें आगे का देखना है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें क्या चलेगा। तो लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने आप लोगों को कलेक्शन की जो फाइल शेयर की थी कल की क्लास में, उसमें आप लोगों ने फंक्शंस को देखा, क्या कैसे कौन कौन से फंक्शंस हैं और कैसे कैसे यूज करने, किसने प्रैक्टिस किया? तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में जो फंक्शंस करवाए थे, इन फंक्शंस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस जो मिल रही थी वो ये सब थी। हमने लिस्ट आइटरेटर तक करके देखा था कैसे कैसे कौन कौन सा फंक्शन यूज होता है। आफ्टर दैट जो फंक्शंस हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक फंक्शन है ऑफर फंक्शन। ऑफर फंक्शन क्या करता है, आप इसको जो भी वैल्यू दोगे ये लिस्ट में ऐड कर देगा। पर ऑफर फंक्शन जो है ये सबके साथ नहीं चलता है। अगर आप लोग अपना एक प्रोग्राम यूज करते हो, जैसे कि चले काम करते हैं, पहले तो अपना इक्लिप्स ओपन कर लेते हैं साथ के साथ में। गर्मी नहीं लग रही सबको आज? बोल दो भैया कुछ। इसी के लिए जो आ रहा है बाहर से हाँ जी, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो ऑफर फंक्शन है, ऑफर फंक्शन क्या काम करता है, एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड करने का काम करेगा। तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है उसको आप यूज कर सकते हो। इसके लिए एक बार ये देखते हैं कि ऑफर फंक्शन किस किस के साथ चल सकता है। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे और क्लास में हम चारों को एक बार फिर से एक साथ में डिफाइन कर देते हैं। तो उससे क्या रहेगा, एक आइडिया रहेगा किस किस के साथ में जो भी आपको ट्राई करना है आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर काम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक और क्लास लेते हैं और इसके अंदर हम इसका नाम रख देते हैं लिस्ट डेमो। अब इस क्लास के अंदर हमें काम क्या करना है कि हमें यहाँ पर सभी फंक्शंस को एक साथ में यूज करना है। तो हम मेन ले लेते हैं सबसे पहले तो, और मेन को लेने के बाद यहाँ पर लिस्ट डिफाइन करने का एक और तरीका है। देखो, अगर आपके पास कभी भी कोई भी लिस्ट आती है, तो मैंने क्या कहा था कि सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो लिस्ट की क्या है, चाइल्ड क्लासेस है, मतलब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, यूज कर रही है। तो ऐसे में अगर मैं ऐसे भी लिख देती हूँ और इक्वल्स टू में न्यू एरे लिस्ट डाल देती हूँ, तो भी मेरा काम चल जाएगा। ओके, तो मतलब हम पेरेंट के साथ में चाइल्ड को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको इस वे में डिफाइन करते हो, अपने अपने ग्रुप्स में ना मैसेजेस कर दीजिए, अभी तक स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर क्या बनाते हैं, इस तरह से यूज करते हैं, तो ऐसे में काम क्या करेगा ये। सो वी कैन यूज एनी फंक्शन ऑफ कलेक्शन एंड लिस्ट इंटरफेस with this object, but we can't use any function of the, किसका कोई फंक्शन यूज नहीं कर सकते, array list class with this object. ओके,
क्योंकि हमने पेरेंट के साथ में इसको यूज किया है ना, तो फिर पेरेंट के तो सारे फंक्शन आ जाएंगे। अगर पेरेंट का कोई फंक्शन इसने ओवरराइड किया है वो भी यूज कर लेंगे, लेकिन इसका अपना कोई अगर इंडिविजुअल फंक्शन है वो हम इस ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए, बेटर रहेगा, क्योंकि आगे चल के कभी भी इस टाइप की वैल्यू देखते हो, पता चले फंक्शन सोच रहे हो कि कहाँ गया, हमने तो पहले यूज किया था आज लग नहीं रहा, तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक मैम है, फिर हम एटलीस्ट डिफाइन क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, मैम क्योंकि ये भी हम। एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच। जिन लोगों का एग्रीगेशन मैंने कराया था, या फिर सॉरी इनहेरिटेंस पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था, डायनामिक मेथड डिस्पैच, जिसमें हम क्या करते थे, मेथड ओवरराइडिंग को ओवरकम करने के लिए हम लोग पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड क्लास का रेफरेंस दे देते थे। तो याद है सबको? अगर जिसका भी ये हुआ है, जिसका नहीं हुआ चलो उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम मेथड ओवरराइडिंग के अंदर काम कर सकते हैं। रन टाइम पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें पेरेंट के ऑब्जेक्ट में किसका रेफरेंस देना है या कौन सा वाला चाइल्ड यूज करना है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर आप इंटरफेस के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस भी एक तरह से इसकी क्या है, पेरेंट ही है, राइट। तो इस तरीके से भी आप इसे डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट, सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं। ओके, तो एक चीज को करने का एक तरीका नहीं है, कई सारे तरीके, और हमें सारे ही देखने, इसीलिए मैं आपको सारे तरीके बता रही हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं, क्योंकि देखो कभी कभी हमें फंक्शनैलिटी को जानबूझकर भी लिमिट करना पड़ता है। हम नहीं चाह रहे कि मान लो इसका कोई इंडिविजुअल फंक्शन है वो यूजर इस्तेमाल करे, हम चाह रहे हैं कि क्या वो सिर्फ पेरेंट के ही फंक्शन आए लेकिन ऑब्जेक्ट चाइल्ड का यूज हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, इसको इस वे में डिफाइन करोगे। ओके, इस वाले में मतलब अभी दोबारा बताओ, जैसे हमने लिस्ट यूज किया, लिस्ट के लिए हमने कर दिया तो इसमें किसी टाइप की लिस्ट के आएगा सारे इंटीजर्स। हाँ, जैसे वेक्टर बना रहे हो, स्टैक बना रहे हो, या लिंक लिस्ट बना रहे हो, ये चार लिस्ट है जो लिस्ट की क्या है, चाइल्ड है। चाइल्ड है, तो हमने यहाँ पर पेरेंट भी यूज कर लिया, और जो बाद में न्यू एरे लिस्ट वाला है उसको हमने चाइल्ड लिस्ट से एक्सेस किया। अब देखो ना, इसका एक बेनिफिट क्या है, कल को आप यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर एक लिस्ट को रिटर्न करवाना है। अगर मैंने रिटर्न टाइप में लिस्ट लिख दिया विद इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शो वैल्यूज। तो मुझे अगर यहाँ पर, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ नहीं रखते इसको, यहाँ पे रखते हैं वॉइड, और यहाँ पे ले आते हैं इसको एज अ पैरामीटर। अब अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन बना के लेट्स सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है, आपने क्या किया, टीम को कहा कि भाई ये फंक्शन है, जिसको भी अपनी लिस्ट को डिस्प्ले कराना हो वो यहाँ पर आकर क्या कर सकता है, अपनी लिस्ट को डिस्प्ले करा सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो आप इस लिस्ट को यहाँ पे आके डिस्प्ले करवाओगे तो क्या करोगे, सिस आउट लगाओगे पहले तो, ठीक है, और उसके बाद फॉर ईच लूप लगाओगे। ओके, तो फॉर ईच लूप में आप क्या लिखोगे, इंट आई कॉलन लिस्ट, और यहाँ पर सिस आउट करके आई को प्रिंट करवा दो, राइट। अब ऐसे में आपने ये यूजर जो वैल्यू थी ये उठाकर यहाँ रख दी। अब कल को मुझे किसी भी लिस्ट को प्रिंट करवाना है, चाहे मुझे एरे लिस्ट को प्रिंट कराना है, चाहे मुझे लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाना है, चाहे मुझे वेक्टर को प्रिंट करवाना है, या मुझे स्टैक को प्रिंट करवाना है, ये कॉमन मेथड मैं सबके लिए यूज कर सकती हूँ। तो फायदा ये है ना यूज करने का, कि पेरेंट के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड का रेफरेंस डाल दिया। ओके, तो मल्टीपल वैल्यूज का एक ही सेट हो सकता है, मतलब मुझे हर किसी के लिए चार अलग मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अगर पेरेंट को डिफाइन कर दूं पैरामीटर में, तो मैं उसके अंदर किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पास कर सकती हूँ और उसका काम तो हो ही जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर आते हैं और आपने जैसे कि एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर एक एरे लिस्ट बना देती और इंटीजर टाइप की वैल्यूज ले लेती हूँ उसमें, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, इसको L1 बना देते हैं, और इसके बाद लिख देते हैं न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक एरे लिस्ट क्रिएट हो गया।
ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक लिंक लिस्ट भी बना दिया, और लिंक लिस्ट का भी टाइप मैंने इंटीजर ही रख दिया, और इसको बना दिया L2 इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। ओके, ऐसे ही सेम वे में मैंने यहाँ पर एक क्या बना दिया, वेक्टर बना दिया, और यहाँ पर इसका नाम रख दिया L3। भाई प्रोग्राम में जब हम वैल्यू लेते हैं तो कई तरह की लेते हैं ना, तो ऐसे में काम को मिनिमाइज करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, पेरेंट को यूज करो, उसके पेरेंट तो सबके साथ चल जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर इकट्ठे में भी ला सकते। ऐसे ही अगर आपने कल को स्टार्ट बनाया, L4 इक्वल्स टू न्यू स्टार्ट, यहाँ पर आए, इसको डिफाइन कर दिया। अब इस सब में मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो मैं एक लूप चला देती हूँ, आई का 100 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले लेते हैं, 120 तक ले लेते हैं, और फिर आई को प्लस प्लस भी करा देते हैं। और इस लूप में आकर हम क्या करते हैं, L1 डॉट एड, और एड में हम क्या डाल देते हैं, आई डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही L2 डॉट एड में भी आई डाल देते हैं, L3 डॉट एड में भी हम क्या कर देते हैं, आई डाल देते हैं। मतलब मेनली मैं ये दिखा रही हूँ कि 4 लिस्ट हमने बना दी अलग अलग टाइप की, लेकिन सबको प्रिंट कराने के लिए मैं कॉमन मेथड यूज कर पा रही हूँ। क्यों यूज कर पा रही हूँ, क्योंकि भाई मैंने वहां पर क्या किया, पेरेंट का यूज कर लिया। ओके, तो मैंने अगर लिखा L1 डॉट शो वैल्यूज, तो मुझे यहाँ पर सॉरी मैंने सीखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, चलिए इसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं अपनी क्लास का, तो लिस्ट डेमो LD इक्वल्स टू न्यू लिस्ट डेमो कर देते हैं। फिर आप ले लीजिए LD डॉट शो वैल्यूज। अब आपको कौन सी वाली लिस्ट प्रिंट करवानी है, L1 करानी है तो L1 पास कर दो, LD डॉट शो वैल्यूज, सॉरी LD के LD लिखेंगे डॉट शो वैल्यूज, और अब L2 पास कर देते हैं। ऐसे ही LD डॉट शो वैल्यूज में L3 पास कर देते हैं, या फिर LD डॉट शो वैल्यूज में L4 पास कर देते हैं। तो मतलब अगर मैं पेरेंट और चाइल्ड का यूज करती हूँ तो मुझे फायदा ही फायदा है। अगर हम ऐसा नहीं करते, अलग अलग बनाते, तो हमें क्या करना पड़ता, 4 डिस्प्ले मेथड बनाने पड़ते, या 4 बार लूप लगाना पड़ता। अगर मैंने यहाँ पर डायनामिक मेथड डिस्पैच का यूज किया, जिसका मतलब होता है कि पेरेंट में चाइल्ड का रेफरेंस यूज कर लो, तो मुझे क्या बेनिफिट है, किसी भी टाइप की लिस्ट आ जाए आई कैन यूज इट। ओके, तो अगर हम अब इसको रन करते हैं अपने सिस्टम पे, तो आपको यहाँ पर सारी की सारी लिस्ट मिल जाएंगी। तो देखिए लिस्ट वैल्यूज जहां जहां आ रहा है वहां पे एक नई लिस्ट शुरू हो रही है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगी, आपकी चारों की चारों लिस्ट एक ही जगह मिल जाएंगी। क्यों मिल गई, क्योंकि हमने पेरेंट में उसका रेफरेंस दे दिया। मैम जैसे हमको कहीं करता हूँ कि कांट भी यूज एनी फंक्शन एरे लिस्ट क्लास ना, तो इसमें एरे लिस्ट कैसे यूज कर लेते हैं? एरे लिस्ट का फंक्शन यूज नहीं कर सकते, एरे लिस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरे लिस्ट लिस्ट क्लास की चाइल्ड क्लास है। फंक्शन कौन, मतलब एग्जांपल में कौन सा? तो फंक्शन तो मैंने कोई यूज ही नहीं किया, मैंने तो ऐड फंक्शन यूज किया जो कलेक्शन इंटरफेस का फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जो उसका कलेक्शन इंटरफेस कौन है, कलेक्शन इंटरफेस तो उसका भी पेरेंट है, किसका, कलेक्शन इंटरफेस जो है वो किसका पेरेंट है, लिस्ट का। तो उसका फंक्शन तो लिस्ट को मिल ही रखे थे, उन सबको तो हम यूज कर ही तो सकते हैं। मतलब एरे में हमने फंक्शन अभी तक नहीं किए, मैं लाइक ये बात भी करेंगे तो आप एरे लिस्ट को क्या समझ रहे हो, पहले ये बताओ। एरे एरे लिस्ट, लिस्ट का चाइल्ड है। एरे लिस्ट है क्या, कल से पढ़ा रही हूँ यार, इतना तो बता दो। व्हाट इज एन एरे लिस्ट, एरे लिस्ट जावा की एक प्रीडिफाइंड क्लास है, राइट, जो कि इंप्लीमेंट करती है लिस्ट इंटरफेस को। तो ये है आपकी एरे लिस्ट क्लास जो जावा में डिफाइंड है, और ये एक्सटेंड कर रही है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को। एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को जहां पे ये ले रही है, इसी के साथ इंप्लीमेंट कर रही है लिस्ट को, रैंडम एक्सेस को, क्लोनेबल को, java.io.serializable।
मतलब जितनी क्लासेस एक्सटेंड हो रही हैं या जितने इंटरफेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, सभी के फंक्शंस हम एरे लिस्ट में नॉर्मली यूज कर पाते हैं। ओके, लेकिन अगर मैंने इसको लिस्ट के थ्रू डिफाइन किया तो मैं सिर्फ यहाँ पर किसके फंक्शन यूज कर पाऊंगी? लिस्ट का। मतलब फंक्शंस को लिमिट करना है। ओके, लेकिन फायदा तो है ही। अब मैं अगर लिस्ट को चेक करती हूँ, तो लिस्ट क्या है? जावा का एक इंटरफेस है जो कि फर्दर एक्सटेंड कर रहा है सीक्वेंस्ड कलेक्शन को। ओके, और इसके पास बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, जो जो फंक्शंस हम पढ़ रहे थे। तो ये सारे फंक्शन मैं यूज कर सकती हूँ अगर मैं लिस्ट के ऑब्जेक्ट में एरे लिस्ट को डालती हूँ। ओके, तो ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जावा के, जो हमें यहाँ मिलते हैं इनके प्रीवियस क्लासेस। ये As सारे फंक्शंस हमें जब हम लिस्ट डिफाइन करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं। तो मैम हम मेरे को ये अगर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के करते हैं या हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के करते हैं, दोनों को हम यूज कर सकते हैं, दोनों हाँ, बारी में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यूज कब नहीं कर सकते? जब हम लिस्ट के ऑब्जेक्ट में एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो एरे लिस्ट के खुद के जो फंक्शंस है वो यूज नहीं कर सकते, लिस्ट के कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो ये वाले फंक्शंस हैं, जो मतलब इसके खुद के बने हुए फंक्शंस होंगे एरे लिस्ट के, जैसे ये ट्रिम टू साइज फंक्शन है, तो मैं ये यूज नहीं कर सकती अगर मैंने लिस्ट का यूज कर रखा है। आया समझ में? ये फंक्शन मैं यूज नहीं कर सकती अगर मैं वो वाला डेफिनेशन यूज करती हूँ जो मैं अभी बता रही हूँ। हाँ जी मैम, जो और लिस्ट ऐसे ही, है हाँ जी, मैम, ये लिस्ट जितने इंटरफेस नहीं है ना, लिस्ट क्लास है। लिस्ट इज एन इंटरफेस ऑफ जावा। अच्छा, वो इंटरफेस है तो उसमें हमने कोई भी मेथड डिफाइन नहीं किया हुआ। उसमें प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, हमने नहीं बनाया, वो जावा ने बनाया है। मैं कल से यही तो बता रही हूँ आप लोगों को कि लिस्ट नहीं इज द मैम, प्रीडिफाइंड बट इंटरफेस ऑफ जावा व्हिच हैव मेनी प्रीडिफाइंड फंक्शंस। हम उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम्स में इंप्लीमेंट करके यूज करते हैं। मैम हमें यहाँ पे इंटरफेस में तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते थे ना। बेटा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, लेकिन उसको एक्सटेंड भी तो कर रही है एरे लिस्ट, तो उसने डिफाइन तो कर ही दिया होगा उन फंक्शंस को। इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, लेकिन एरे लिस्ट ने उसको एक्सटेंड अगर किया है तो उसने ओवरराइड भी तो किया होगा उन्हें, और उनका तो फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दिया होगा, तो एरे वो लिस्ट फंक्शन हम कर फंक्शंस सकते हैं। यूज नहीं कर पा रहे ना यहाँ पे, अगर हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बेटा एरे एरे लिस्ट लिस्ट। खुद के फंक्शन यूज नहीं कर सकते, हम ओवर रिटन मेथड्स यूज कर सकते हैं। ओके 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 मैम। हम ओवर रिटन मेथड्स यूज कर सकते हैं, हम एरे लिस्ट के खुद के फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। यही तो बताया था मैंने अभी। ओके, ये समझ लीजिए कि एरे लिस्ट के कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर मैं वो तो मैं समझ गई इनकी बात को, कंफ्यूज हो रखे हैं। हम इसका जो अलग से कोई फंक्शन है वो यूज कर अभी छोड़ो, ऐसे चलेंगे तो फिर हो गया कोर्स आपका। चलिए फिलहाल यहाँ पे ये देख लेते हैं, मैं आपको नोट्स में डाल के दे देती हूँ, ठीक है। So we can use any function of collection and list interface with this object. We can't use any function of the array list. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, we can't use any individual function of array list. We can only use overridden function of list interface. ओके, नाउ क्लियर हो गया सबका डाउट? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। लिस्ट देखो, इंटरफेस तो होता ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के साथ में, डेफिनेटली उसको कोई ना कोई क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, और जो क्लास इंप्लीमेंट कर रही है वो उसको डिफाइन भी कर रही है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि हम सिर्फ लिस्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसका मतलब है कि ओवररिडन फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, और जो उसका इंडिविजुअल फंक्शन होगा वो हम यूज नहीं कर सकते। और मैंने ये चीज आपको आई थिंक करवाया भी था, जिन आपका आपके वाले ग्रुप में तो हुआ ही हुआ है, डायनामिक मेथड डिस्पैच।
मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था यही चीज कि आप ओवर रिटन मैथड को यूज कर सकते हो, नॉन जो हमारे ओवर रिटन मैथड्स होंगे, मतलब जो इंडिविजुअल मैथड्स होंगे, यू कैन यूज देम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फिलहाल हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम, इसलिए मैंने ये बनाया था ताकि ये वाला जो कंफ्यूजन है ये आगे चलकर ना हो, क्योंकि स्प्रिंग में जाओगे, कलेक्शन में जाओगे या हिबरनेट में जाओगे, मैक्सिमम टाइम्स हम ऐसा यूज करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हम डायरेक्ट क्लासेस ना लेकर इनडायरेक्ट लेते हैं। ओके, तो वहां पे हमारा डायनामिक मेथड डिस्पैच जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। दैट इज वाई आपको मैंने ये वाला डेफिनेशन बताया। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया रहे, कल को देखो तो एकदम नया सा ना लगे। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम क्या करने वाले हैं, एक और क्लास बनाते हैं जिसमें हम इन चारों को डिफाइन करेंगे। ओके, चलिए तो अभी हम एक नई क्लास बनाते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी आपके पास ये चार ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन चारों ऑब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया। अब आफ्टर दिस हम यहाँ पे ऑफर फंक्शन को देख रहे थे। जैसे कि मैंने आपको ऑफर फंक्शन बताया था, तो देखो अगर मैं L1 के साथ में ऑफर यूज कर रही हूँ तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि ऑफर फंक्शन एरे लिस्ट के साथ नहीं काम करेगा। L2 में अगर हम ऑफर फंक्शन का यूज करते हैं, मतलब लिंक्ड लिस्ट के साथ में, तो यहाँ पे हम एक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। जबकि अगर मैं वेक्टर की बात करती हूँ तो इसके साथ भी आपका ऑफर फंक्शन नहीं चलेगा। ओके, और L4 मतलब स्टैक, तो स्टैक के साथ में अगर मैं ऑफर फंक्शन यूज कर रही हूँ तो ये यहाँ पर भी नहीं चलेगा। तो मतलब ऑफर फंक्शन किसके साथ वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिंक लिस्ट के साथ। और क्या काम करेगा, ऐड करने का काम करेगा। ओके, ऐसे ही इसके जितने भी वेरिएशंस हैं, जैसे कि ऑफर फर्स्ट है, ऑफर लास्ट भी आता है, तो ये सब भी लिंक लिस्ट के साथ ही काम करेगा। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है। ऐसे ही आता है पीक फंक्शन। पीक फंक्शन तो हम कल देख ही चुके हैं। ऐसे ही पीक की वेराइटी भी आती है, पीक फर्स्ट, पीक लास्ट, आप इनका भी यूज कर सकते हो। पोल फंक्शन का यूज भी कर सकते हो, पोल फर्स्ट और पोल लास्ट भी आ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पॉप मेथड हमने देखा था और पुश मेथड देखा था, इनको हम यूज कर चुके हैं। इसके बाद आता है रिमूव मेथड। अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो एक एलिमेंट को, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ रिमूव फंक्शन का यूज किया, जैसे मैंने लिखा L2 डॉट रिमूव, तो ये क्या करेगा, जो भी इसको सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा लिस्ट में उसको रिमूव कर देगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, और बाकी की लिस्ट को शिफ्ट भी कर देगा। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़े बहुत वैल्यूज डलवा देते हैं, जैसे कि हमने लिया L1 डॉट ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी, अब देखो एरे, जो भी हम लिस्ट इंटरफेस की कोई भी क्लास बनाते हैं ना, इनके साथ में क्या रहता है कि आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल सकते हो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप कभी इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज डाल दो दोबारा से, तो उसके लिए भी ये दिक्कत नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हो, और यहाँ पे आप नल वैल्यूज भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए रिमूव का फंक्शन देखते हैं, तो अगर मान लीजिए L1 पे मैंने रिमूव का यूज किया, तो रिमूव के काफी वेरिएशंस आ जाते हैं। आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, इंडेक्स भी दे सकते हो, तो जो इंडेक्स दोगे वो वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अगर आपने वैल्यू दिया, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब वैल्यू, अगर आपने वैल्यू प्रोवाइड किया तो वो वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अगर आपने रिमूव ऑल करा और रिमूव ऑल में आपने एक कलेक्शन दे दी, मतलब आपने एक लिस्ट मंगवाई, लिस्ट का टाइप मंगवाया और आपने उस लिस्ट का ऑब्जेक्ट इसको दे दिया, तो ये क्या करेगा, लिस्ट में जितने भी वैल्यूज है उन सबको आपकी दूसरी वाली लिस्ट में मैच करेगा, और जहां जहां वैल्यूज मैच होंगी उन सबको डिलीट कर देगा। ओके, तो मतलब एक लिस्ट की वैल्यूज को दूसरी में सर्च करेगा और डिलीट भी कर देगा। तो मतलब एक साथ में बल्क डेटा अगर डिलीट कराना हो तो ये फंक्शन यूज करोगे। ऐसे ही अगर आपको रिमूव फर्स्ट करना है तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए रिमूव फर्स्ट यूज करोगे। रिमूव इफ करना है तो रिमूव इफ मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज करना है। रिमूव लास्ट करना है तो रिमूव लास्ट मतलब सबसे लास्ट वैल्यू को रिमूव करेंगे।
तो बाकी फंक्शंस तो इजी है, कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो फंक्शंस देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर दोनों के दोनों लिस्ट में वैल्यूज को इनपुट करवाया, राइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर L1 में 33, L2 में भी 33 है, और L2 में भी 3 है, और L1 में भी, चलो मैं एक काम करती हूँ, क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ 3 को। तो मैंने कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब एक जैसी वैल्यूज डाली है दो लिस्ट में। अभी अगर मैं इसको रिमूव करने से पहले दोनों लिस्ट को क्या कर देती हूँ, प्रिंट करवा देती हूँ। तो ये हमारी आ गई लिस्ट 1 L1, इसको प्रिंट कर देते हैं। या फिर एक काम करें, सिंपल सा पिछली क्लास वाला फंक्शन कॉपी मार लेते हैं, इजी रहेगा प्रिंट करने में सबको, ठीक है, क्योंकि काफी सारी लिस्ट है हमारे पास। तो अभी जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं और अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट डेमो 5। और फिर यहाँ से इसे कॉल कर लेते हैं L5, या फिर इसको हम नाम दे देते हैं LD। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से इससे भी कॉपी कर लेते हैं। और फिर इसके बाद रन करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो लिस्ट क्रिएट की है, अगर हम देखें तो लिस्ट वैल्यू 1 में आ रहा है, 2 में क्या आ रहा है, 3 में क्या आ रहा है, 4 में आ रहा है, और 5 में क्या आ रहा है, 4th में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लिस्ट है, चारों में वैल्यूज कुछ कुछ क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। जैसे इन दोनों लिस्ट में तो काफी ज्यादा वैल्यू सेम है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मुझे लिस्ट 1 में से रिमूव करना है, किसको, रिमूव ऑल, कौन सी वैल्यूज को, जो L2 में, मतलब जो L2 वाली वैल्यू, मतलब L2 में क्या क्या है, 44 है। तो पहले ये 44 को इस पूरी लिस्ट में चेक करेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा। फिर 33 को फेच करेगा, 33 मिल जाएगा तो इसको ये डिलीट कर देगा। फिर उसके बाद ये 3 को सर्च करेगा, 3 इसको 2 बार मिलेगा, उसको भी डिलीट मार देगा। तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट 1 जो है उसमें सिर्फ वही वैल्यू रहेगी जो कि यहाँ नहीं है। ओके, वैसे देखा जाए तो पूरी की पूरी लिस्ट रिमूव हो रही है एक तरह से, तो राइट। तो हम इसके लिए क्या कर देते हैं, फिर L1 में ना एक एक्स्ट्रा वैल्यू डाल देते हैं जो कि L2 से मैच ना करे। सो L1 में ऐड कर देते हैं 56 डाल देते हैं। ओके, तो अगर अब हम देखें तो अगर मैंने रिमूव ऑल चलाया तो 56 ही बचेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। किसमें से, L1 में से। ओके, तो इस तरह से ये रिमूव वाला फंक्शन काम करेगा। अब इसके बाद अगर मैंने LD डॉट शो वैल्यूज को कॉल किया और मैं इसको क्या दे देती हूँ, L1 प्रिंट करने के लिए, ठीक है, आफ्टर रिमूव। तो क्या प्रिंट करेगा ये, आउटपुट देखो क्या बचा लास्ट में, 56। सो रिमूव ऑल ने क्या किया, जो भी कलेक्शन मैंने इसको दिया उसने उसकी सारी वैल्यूज को पहले वाली लिस्ट में फेच किया, और जो जो वैल्यूज मैच होती गई उनको क्या करता गया, डिलीट करता गया। और डिलीट किसमें से करेगा, जो लिस्ट यहाँ पर है, मतलब अगर मैंने L1 पहले लिखा है तो ये वाली लिस्ट में से डिलीट करेगा, L2 में से डिलीट नहीं करेगा, किसमें से डिलीट करेगा, L1। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसे ही यहाँ पर एक और फंक्शन है रिमूव इफ का। अभी हमने जो लिस्ट यहाँ पर देखा था इसमें हम ले लेते हैं ये वाला लिस्ट, लिस्ट वैल्यूज का, लिस्ट 2, ठीक है। तो मैं लिस्ट 2 के अंदर पहले ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज डाल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा L2 डॉट ऐड करके, यहाँ पे मैंने 12 डाल दिया, L2 डॉट ऐड करके मैंने यहाँ पे 13 डाल दिया, L2 डॉट ऐड करके हमने क्या किया, L4 डाल दिया, मतलब L4 कह रही हूँ, सॉरी, मैंने 15 डाल दिया। तो ये मैंने 3-4 वैल्यूज और ऐड कर दी। एंड आफ्टर दैट अगर मैं LD डॉट शो वैल्यूज करती हूँ L4 को, सॉरी L4 कह रही हूँ, L2 को,
ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देते हैं कि भाई कौन सी वाली लिस्ट है, 2 नंबर। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएं तो अभी लिस्ट 2 की जो वैल्यूज है वो ये, राइट। अब रिमूव इफ क्या करता है, अच्छा देखो, अगर मैं रिमूव इफ का नॉर्मल फंक्शन पूछूं आपसे तो आपको क्या लगता है ये क्या करेगा? कंडीशन देगा, और जहां जहां कंडीशन मैच होगी वो वैल्यू डिलीट मारेगा। ठीक है, तो काम ये यही वाला करेगा, लेकिन तरीका क्या यूज करेगा ना, इसको मतलब लिखेंगे कैसे वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्या करते हो, L2 डॉट रिमूव इफ, तो ये लेता है थोड़ा सा लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन जब भी आप लोग डिफाइन करते हैं ना, तो आपको एक वेरिएबल लेना होता है, जैसे आप फॉर ईच लूप में ले लेते हैं ना एक वेरिएबल जिसमें आपकी वैल्यू आती जाती है, लेकिन हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू के हिसाब से डेटा टाइप उठा लेगा। तो हम यहाँ पर एक सिर्फ वेरिएबल देंगे, जैसे मैंने आई दिया, तो जैसे फॉर ईच लूप में क्या होता है, अगर मैं आई लेती हूँ तो पहली वैल्यू आ जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, तो जो काम फॉर ईच में होता है ना वो यहीं पर होगा, तो मतलब एक तरह से ये लूप भी चलाएगा। और उसके बाद आपको ये करना है, एरो बनाना है, और अब बताना है कि आपको काम क्या करना है। तो रिमूव इफ की जो कंडीशन है वो अब आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अगर क्या लिखा कि आई का मॉड्यूलस अगर मैं 2 से निकालती हूँ और वो इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उसे रिमूव करना है। तो मैंने क्या बोला, आई को ले लो, आई के अंदर पहली वैल्यू ले लो, उसका मॉड्यूलस निकालो 2 से, अगर उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, तो रिमूव कर दो। तो यही कंडीशन वो पूरे के पूरे लिस्ट पे चलाएगा, जहां जहां पे ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी वो वैल्यू डिलीट होती जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिमूव इफ कर सकते हो। फाइन, तो कोई भी कंडीशन बनानी है, कोई भी वैल्यू चेक करनी, चाहे मेथड यूज कर रहे हो इक्वल्स वगैरह कुछ भी, या इक्वल्स टू लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, ऐसे ही लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे अगर दोबारा से क्या करते हैं, लिस्ट 2 को प्रिंट करवाते हैं, तो देखिए लिस्ट 2 पहले ऐसे आ रही थी, ये वाली 33, 3, 12, 13, 15, और अब इसमें क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स बच गए, सारे के सारे इवन नंबर डिलीट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिमूव इफ का यूज कर सकते हो। इतना क्लियर है सभी को कैसे वर्क करेगा? ओके, अब एक काम मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, ये फंक्शंस तो मैं ही करवाऊंगी, जो बचे हुए फंक्शंस है, क्योंकि सब मेरे ही करवाने वाले फंक्शंस है। आप लोगों को मैं काम दे रही हूँ, आप लोग एक क्लास बनाओ वेक्टर की, या कोई भी क्लास बना लो, और उसमें ये सारे फंक्शंस, जो जो फंक्शंस आपको समझ में आ रहे हैं अभी बैठ के ट्राई कर। मुझे 15 मिनट्स का काम है, 15 मिनट्स में मैं आ जाऊंगी, आपकी क्लास कंटिन्यू करवा दूंगी, मैं फिर आपको आगे का करवा दूंगी। मैम एक बार तुरंत बोलूं है पब्लिक बोर्ड वाली ना, उसको बता दो। इस पे नीचे इसको बाद में देख लेना, अभी ये देख लो, क्योंकि मैं जा रही हूँ, फिर कौन स्विच करेगा बाद में, क्योंकि सब बच्चों को करना है। ठीक है, तो क्लासेस बना लो, इसको कर लो, वो प्रोग्राम मैं शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ।